thanking CM Manoj Lamba ji, Sanjeev Kumar Arora ji, and a full dedicated team for organizing this GST Olympiad 2021. मेरे कई साथी जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सीए राज चावला जी हैं, सीए सुशील कुमार गोयल जी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI भी हैं, एडवोकेट गोपाल कृष्ण पोपली जी भी हैं, सीए अर्चना यादव जी भी हैं मुंबई से, और मेरे साथी और ब्रदर सुधीर हालाकांडी जी भी थे, अभी नहीं है वो, बट मेरे थोड़ी देर पहले वो थे, और उनने भी इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों के साथ मिलके जो रूपरेखा बनाई है, और उन सभी 45 स्पीकर्स जो आने वाले हैं आने वाले 50 दिनों में, उन सभी को मेरा आभार। और उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने सारे स्पीकर और इतना बड़ा ओलंपियाड, अब हम सभी को मेडल जीतना है। मेडल सभी को मिलेगा, स्पीकर को भी मिलेगा, पार्टिसिपेंट्स को भी मिलेगा, बस मेडल मिलेगा उसी को जो सबसे ज्यादा GST समझ पाएगा। अब कौन ज्यादा समझ पाएगा ये बहुत बड़ा इशू है, इंटरप्रिटेशन का इशू है, बट हम सब कोशिश करेंगे इस GST को अच्छी तरह समझने की। और उसके बाद 45 डेज के बाद हमारा थीम होना चाहिए कि हम वो पॉइंटर बनाए, मनोज जी, इस सेशन के बाद हम वो पॉइंटर बनाए कि ये पॉइंट, ये बिंदु हैं जिस पे या तो लॉ में खामियां रह गई हैं, लॉ को करेक्ट करने की जरूरत है, या कोई सर्कुलर इशू करने की जरूरत है। तो आप सेशन वाइज, आप चाहें तो एक समरी पॉइंटर्स एक पेज की बना लें कि इस सेशन से ये निकल के आया कि ये खामियां अभी भी हैं GST लॉ में। जब हम 50 डेज कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 45 स्पीकर से वो सारे पॉइंटर्स हमारे पास गैदर हो जाएंगे जिसको हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सबमिट करें। जब हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमने एक महायज्ञ किया था, हमने एक ओलंपियाड किया था जिसमें हम सब ने मिलके इस पॉइंट पे एग्री किया है कि ये चीज करेक्ट होने की जरूरत है। वो लॉ की भी हो सकती है, नोटिफिकेशन की भी हो सकती है, सर्कुलर की भी हो सकती है, और वे फॉरवर्ड आपकी रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि लॉ में ऐसा होना चाहिए। तो एक समरी पॉइंट जब आपके सारे बन जाएंगे तो इस ओलंपियाड का फायदा ये होगा, हम अपनी बात गवर्नमेंट को रख पाएंगे, कह पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने सोचा और आपके पॉइंटर दे दिए हैं। हमने एक मंथन किया है और इस मंथन से जो बातें निकल के आई हैं वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके वीडियोज भी हमारे पास अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पे। कल अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये पॉइंट जो निकल के आया किस कॉन्टेक्स्ट में, किस डिस्कशन में निकल के आया, तो आप और हम वो वीडियो लिंक भी उनसे शेयर कर सकते हैं। देखिए सर, ये डिस्कशन चल रहा था और उसमें ये वाली बात निकल के आई है। आप इसे वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें बताइए। हो सकता है हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप हमें बताइए कि आपने अगर ये सर्कुलर इशू किया या नोटिफिकेशन इशू किया तो आपके माइंड में क्या था। उससे क्या होगा, जो हम सब कोशिश कर रहे हैं, इस ओलंपियाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव करेंगे। तो मे बी आज पहला इनॉग्रल डे है, हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर ये हमें वे फॉरवर्ड बहुत अच्छी तरह से, जो हम चाहते हैं इस प्रोग्राम का सक्सेस होना चाहिए, वो वहां से निकल के आएगा। ये मेरा थोड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट था जो मैं आपके सामने रख रहा था। अब मैं थोड़ा सा GST का प्लेटर आपके सामने रखना चाहता हूं। ये प्लेटर इसलिए रखना चाहता हूं कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है, 4 साल 4 years GST को इंट्रोड्यूस किए हो गए। पहले GST आया क्यों था, पहले हम इस बात को समझें। देश में GST को लाने के पहले कई तरह की
चर्चाएं हुई, सेंट्रल स्टेट दोनों ने मिलकर कई बार मीटिंग की और कई बार टलता रहा। जब जुलाई 1, 2017 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 4 ऑब्जेक्टिव थे, 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो हमें मालूम होने चाहिए। पहला, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस विल गो अवे। 17 इनडायरेक्ट टैक्स, इवन एज ऑन डेट में कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट देखता हूं तो वो इस बात को एम्फेसाइज करते हैं दैट जीएसटी हैज डन अवे multiplicity of taxes, 17 indirect taxes and 23 cess merging into one basket। अगर आप देखें तो जितनी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉम्प्लायंसेस थे वो सारे खत्म, यानी सिंप्लिसिटी, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है डबल टैक्सेशन। प्री जीएसटी में डबल टैक्सेशन, कई ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स लगते थे, वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। आप देखिए रेस्टोरेंट सर्विस आपको याद होगी, और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे मान लीजिए आपने 30 रुपए का बर्गर मैकडोनाल्ड से लिया, उस पे पूरा वैट लगता था और 40% पे सर्विस टैक्स लग जाता था। डबल टैक्सेशन कंस्ट्रक्शन पे लगता था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे लगता था, राइट टू यूज ऑफ मूवेबल गुड्स पे लगता था, और सॉफ्टवेयर जिसपे तो पूरा का पूरा 100 रुपए की बेसिक वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू होती थी, उस पे वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था। जीएसटी ने कम से कम ये क्लैरिटी हम सभी को दी है, सर्टेनिटी हम सभी को दी है शेड्यूल 2 के जरिए कि एक सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकती है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकती है, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। हाँ, क्लासिफिकेशन का इशू हो सकता है, रेट का इशू हो सकता है, पर डबल टैक्सेशन इज बीइंग डन अवे विद। तीसरा एडवांटेज हमें मिला कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस से, टैक्स ऑन टैक्स। प्री जीएसटी में आपको मालूम हो, अगर मैन्युफैक्चरर सेंट्रल एक्साइज चार्ज करता था तो उसकी क्रेडिट वैट डीलर को नहीं मिलती थी, और वैट डीलर जो वैट सर्विस प्रोवाइडर पे चार्ज करता था, सर्विस प्रोवाइडर को वैट की क्रेडिट नहीं मिलती थी। या सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विस टैक्स चार्ज करता था वैट डीलर को, उसको सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी। ऐसे कई टैक्स थे जिनकी क्रेडिट प्री जीएसटी में नहीं थी। एटलीस्ट जीएसटी में इस तरह की कैस्केडिंग खत्म हुई है। कैस्केडिंग अभी भी चल रही है। 2 ब्रॉड पैरामीटर हैं, 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। कैस्केडिंग उसकी वजह से भी है। हम जो भी प्री जीएसटी टैक्सेस पेट्रोलियम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे देते हैं, पेट्रोल और डीजल आज मेरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की नीड है। प्री जीएसटी टैक्सेस जो हम पे करते हैं उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, और आज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आप देखिए कहां टच कर रहे हैं। सेंट्रल स्टेट से कहती है कि आप अपने वैट के रेट कम करो, स्टेट कई बार डिमांड करती है सेंट्रल से कि आप इसको जीएसटी में ले आओ। कई बार मुझे लगता है रोक कौन रहा है, कौन किसको रोक रहा है? ले आओ आप जीएसटी में, हम तो चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं आप जीएसटी में ले आओ। जीएसटी में लाने से फायदा ये होगा, एक तो आपकी कैस्केडिंग खत्म होगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। आज होता क्या है देखिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज लगाती है और स्टेट अपना वैट लगाती है। सेंट्रल एक्साइज जो कलेक्ट होता है उसका भी डिवॉल्यूशन फॉर्मूला होता है, उसमें 42% स्टेट को जाता है और स्टेट अपने वैट ले ही रही है। यानी स्टेट को जरा इसमें बड़ा कदम लेना पड़ेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अगर वाकई वो चाहते हैं पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी में आ जाए, और आना भी चाहिए। अदरवाइज जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं आज की डेट में जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ये हमारे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, क्योंकि प्री जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती, सेंटर और स्टेट को मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, अप्रूव्ड मैकेनिज्म। आपस में वो तय कर लें कि अगर किसी को रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो कौन कैसे किसको कॉम्पेंसेट करेगा। सेंटर बीइंग बिग ब्रदर, दे कैन कम आउट विद अ फॉर्मूला
and they can suggest to all state government. ये जो हम सुनते हैं ना, सेंटर स्टेट से कह रहा है, स्टेट सेंटर से कह रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी विजडम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके आना है, तो दोनों को मिलके एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। अब चौथा जो एडवांटेज है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। मैं तो प्राउडली फील करता हूं, देखिए प्री जीएसटी में एनसीआर रीजन को अगर आप ले लें, दिल्ली वैट का प्रोविजन हरियाणा में, गुड़गांव में एप्लीकेबल नहीं होता था। गुड़गांव में जो हरियाणा वैट का प्रोविजन था, वो नोएडा यूपी वैट में एप्लीकेबल नहीं होता था। हम विद इन इंडिया स्टेट बैरियर बने हुए थे। वैट ऐसे लगता था एक स्टेट स्पेसिफिक वैट एक स्पेसिफिक कंट्री का है। अब तो कम से कम एडवांटेज, प्राउड एडवांटेज, जो जीएसटी लॉ आज यहाँ पे दिल्ली में एप्लीकेबल है, दिल्ली में एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर कोई बेंगलुरु से कोई स्पीकर आ रहा है या केरला से आ रहा है, अब मुझे वैट की तरह ये नहीं देखना हो कि उनके स्टेट में क्या है, जो दिल्ली में एप्लीकेबल है वो पैन इंडिया एप्लीकेबल है। और मैं तो बार बार कहता हूं, जीएसटी लॉ इज ए गीता, बाइबल एंड कुरान, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। कई बार हम इस बात का डिस्प्यूट करते हैं ना, कश्मीर हमारा है यानी कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। जीएसटी ने भी यही कह दिया, इट इज एप्लीकेबल पैन इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, था, है और हमारा ही रहेगा। तो जीएसटी ने कम से कम इस बात को मान लिया, जो दिल्ली में एप्लीकेबल है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एप्लीकेबल है। वन नेशन वन टैक्स मैंने कह दिया, ये ब्रॉड पैरामीटर थे। बट जब हम रूपरेखा की बात करें, क्या जीएसटी वो सारे एडवांटेज दे पाया जो हम सब चाह रहे थे, जो हमारी विश लिस्ट थी कि हाँ जीएसटी आने से बहुत फायदा होने वाला है। पहले तो गवर्नमेंट ने ही प्लान कर रखा था 2% इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ, गवर्नमेंट का खुद प्लान था। आपने देखा होगा लास्ट 4 इयर्स की कलेक्शन, 4 इयर्स की जीएसटी कलेक्शन, पहली बार पिछले 5-6 महीने में, एक्सेप्ट मैं जून को अगर छोड़ दूं, तो पहली बार जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्टरी लगा। लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी की बजाय कई इवेडर जो टैक्स इवेड कर रहे थे, सर्च एंड सीजर, लॉट ऑफ कलेक्शन वहां से आया है। तो अभी भी जीएसटी ने अपनी जो मोमेंटम है, अपनी जो स्पीड है, वो पकड़ी नहीं है। अभी भी जो स्मॉल टाइमर है, मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देता हूं। हमारे दिल्ली में एक चांदनी चौक एक इलाका है, अगर आप दिल्ली में कभी आए हो, चांदनी चौक में कई छोटी छोटी दुकानें हैं। जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 20 लाख रुपए। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए उन्हें लिमिट को 20 से 40 कर दिया। वहां एक कचौड़ी वाले की बात कर रहा हूं, उसकी नई नई हो तो 1 करोड़ की टर्नओवर होगी। मैंने ही उससे पूछा, अरे भाई आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया? तो उसने मुझसे क्या कहा, मैं उसकी 2 बातें आपके सामने रखता हूं। उसने सबसे पहले कहा, सर मैं बिजनेस करना जानता हूं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात मत कीजिए। मैंने ले लिया तो मुझे पता नहीं कल कितनी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आए, ये फॉलो कर, ये रिटर्न भर, ऐसे पेमेंट कर, ऐसे फॉलो करना चाहिए। फिर 2 बंदे तो मुझे लगाने पड़ेंगे जो मेरी जीएसटी की रिटर्न भरे, जीएसटी की चीजें देखे। सर ये मेरे बोल नहीं है, मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई जीएसटी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, आपको ईज ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। अब जब ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो एडवांटेज कैसे मिलेगा? आपको उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। देखिए, हम अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी के 2 पार्ट है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी कॉम्प्लायंसेस फॉलो करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहता था कि वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता। उसका टेक ये है कि मैं कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्पोजिशन डीलर का हमने एक प्रोसेस बना दिया, पर क्या कॉम्पोजिशन डीलर का प्रोसेस बनाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? टू माई माइंड नहीं होती। हमें हर उस टैक्स पेयर को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि इस जीएसटी में आने से
तुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब 4 इयर्स की जर्नी, हम जीएसटी डे सेलिब्रेशन कर रहे थे 1 जुलाई 2021 को, मैंने अपनी 2-3 बातें बड़ी स्ट्रांगली वे में रखी थी। मैंने पहली बात ये रखी थी कि आपको टैक्स पे जो एसएमई और एमएसएमई है उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि जीएसटी में उसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। पर आज आप देखिए, आज गवर्नमेंट के लिए ये है कि कुछ टैक्स इवेडर फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट की वजह से जिनने सारी चीजें स्पॉइल कर रखी हैं, लॉ एंड प्रोविजन ऐसे बनाया जाता है जैसे सारे के सारे, ऐसा थीम नहीं होना चाहिए। हमें डिस्टिंक्शन रखना चाहिए कि हम किसको फोकस करना चाहते हैं। मेरी जो ब्लैक शिप जो होते हैं वो हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। आपको यह ध्यान रखना है जो टैक्स पेयर है वो मेरा सच्चा टैक्स पेयर है, उसको मुझे ईज ऑफ बिजनेस, सिंप्लिसिटी, इजी कॉम्प्लायंसेस देने हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जीएसटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, ये कचौड़ी वाला जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो नहीं आएगा। आपको उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा। उनने पूछा भरोसा कैसे दिलाएं, तो अब अगर गवर्नमेंट के कोई अथॉरिटी है वो पूछे विमल जी भरोसा कैसे दिलाएं, हम तो भरोसा दिला रहे हैं उनको। सर, भरोसा बोलने से नहीं होता, हमारे एक्शन और डीड से होता है। एक वर्ड है दैट योर एक्शन एंड डीड स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लॉ में आप लिख दीजिए, बोलिए कंपोजिशन डीलर, लेकिन जब तक वो एक्शन और डीड में नहीं आएगा तब तक मैसेज नहीं जाता। तो आप करेंगे क्या? आज जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आप अनाउंस करते हैं जिसमें वेवर ऑफ लेट फीस की बात करते हैं। अगर वेवर ऑफ लेट फीस की भी बात कर ले तो पिछली वाली 2020 में जो वेवर ऑफ लेट फीस आई थी ना, जिनकी नील टैक्स लाइबिलिटी थी उनके ऊपर कोई लेट फीस नहीं थी। अब तो नील टैक्स लाइबिलिटी वालों को भी 500 रुपए पर रिटर्न। तो मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह की चीजें जो हैं डिस्कनेक्ट करती हैं। आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, अब आप एमनेस्टी स्कीम में नहीं दे रहे। मुझे समझ में आ रहा है कि आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो रेगुलर टैक्स पेयर थे आपने उनको एडवांटेज नहीं दिया। आप वन टाइम एक ऐसी स्कीम अनाउंस कीजिए ना, हम सब जो पीछे से भूले बिसरे थे एक साथ एक रडार पे आ जाए, और फिर एमनेस्टी मत लेके आइए। एमनेस्टी लाने से एक ड्रॉबैक ये भी होता है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जो कॉम्प्लायंस कर रहा है, जिसने लेट फीस दे दी है, उसको तो कोई एडवांटेज नहीं मिला। और एमनेस्टी आपने डिफॉल्टर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके लिए अनाउंस की। तो मैं कहता हूं एक बार एक बड़ी एमनेस्टी लेके आए जिसमें जितने भी डिफॉल्ट हमारे पास्ट में हुए हैं और जिसको हम कवर अप कर सकते हैं उनको हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, हमारा डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए और आगे से हम कह दें इसके बाद कोई एमनेस्टी नहीं, उसके बाद आप लॉ फॉलो कीजिए। मैंने एक और सजेशन ये दिया कि आप एसएमई और एमएसएमई हैं, आप उनको अनाउंस कर दीजिए कि 3 साल तक आप जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेते हो, 3 साल तक अगर कॉम्प्लायंसेस, प्रोसीड्यूरल कॉम्प्लायंसेस की वजह से अगर कोई खामियां रह गई हैं तो आपके ऊपर हम कोई पैनल एक्शन नहीं लेंगे हम आपके अगेंस्ट में 3 साल तक। आप कुछ ब्रॉड जेनरसिटी दिखाइए, गवर्नमेंट को भी इस पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी जो विजडम थी, जहां से हमने वन नेशन वन टैक्स की स्टोरी स्टार्ट की, अब कहां कहां कमियां रह गई हम बिल्कुल गिन सकते हैं, ये कमियां रह गई। पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे आज यही कहा, इस ओलंपियाड में जो 50 डेज की क्लासेस हैं सेशन वाइज हम उसको सॉर्ट आउट करें कि इस सेशन में क्रक्स क्या निकला, क्या ओपन पॉइंट निकले, उसकी एक बुकलेट बनाएं, सभी को दें और गवर्नमेंट को भेजें, सर ये समरी निकल के आई है जिसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं आप देखिए, इन खामियों की वजह से हम सब मानते हैं जीएसटी सफल नहीं हो पा रहा, आप इनको करेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्या कमियां समझ में नहीं आती, हमारा डेलीगेशन जो इस ओलंपियाड का डेलीगेशन होगा वो जाएगा, उनसे बात करेगा, डिस्कस करेगा और अपने पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। बट मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक छोटी सी चीज लाइटर नोट से स्टार्ट करता हूं कि जीएसटी में
दो लोग हैं, एक है टैक्स पेयर, एक है टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट लाइटर नोट पे इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। आज पहला दिन है, सारी टेक्निकल चीजें हमें नहीं समझनी और मुझे आपको सारी टेक्निकल चीजें भी नहीं समझानी है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, जब नई नई शादी होती है, आपने देखा है, इट ऑलवेज हैज सम टाइम। शुरू शुरू में बहुत सी टीथिंग प्रॉब्लम, क्वाइट नेचुरल, एक दूसरे को समझने की थी। तो जब नई नई शादी होती है तो नई नई शादी में क्या होता है कि कई बार झगड़े भी होते हैं। तो एक पति पत्नी थे और उनमें आपस में झगड़ा भी होता था। जब झगड़ा होता था तो पत्नी जो थी वो जब घर जाती थी तो बोलती थी मैं जा रही हूँ, जीएसटी बोल के चली जाती थी, जीएसटी बोल के चली जाती। अब पति को समझ में नहीं आता, झगड़ा करती है, झगड़ा करने के बाद ये जीएसटी बोल के क्यों जाती है। जो हस्बैंड था बेचारा जीएसटी की प्रैक्टिस करता था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कनेक्ट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इस जो स्टोरी को मैंने फ्रेम किया है, इसमें जो हस्बैंड है वो है टैक्स पेयर, हम सब करदाता, टैक्स कंसल्टेंट, और जो वाइफ है वो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी बोल के जाती थी तो एक बार उसने रोक ही लिया, बोला ये जीएसटी बार बार तुम क्यों बोल के जाती हो, ये क्या चक्कर है, गलती भी तुम्हारी और फिर भी तुम मुझसे यही जीएसटी बोल के जाती हो। तो पत्नी ने समझाया जीएसटी का मतलब, ये सारा जो झगड़ा हो रहा है ना, जीएसटी का मतलब गलती सारी तुम्हारी, गलती सारी तुम्हारी, यानी टैक्स पेयर की सारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो कुछ लाइटर नोट पे मैंने आपको थ्रो किया कि इस थॉट प्रोसेस से अगर हम चलेंगे तो जीएसटी नहीं सुधरेगा। जीएसटी को हमें मिल के सुधारना पड़ेगा, दोनों को मिल। और आपने देखा ना, शुरू के जब झगड़े होते थे, हमने धीमे धीमे एक दूसरे को समझने की कोशिश की, ट्यूनिंग बैठाने की कोशिश की। कुछ हमने टैक्स पेयर को समझा, कुछ हमने डिपार्टमेंट को समझा, गवर्नमेंट के विजडम को समझा, और हम सब मिलके एक साथ इसको आगे लेके आ रहे हैं और लेके चलने की जिम्मेदारी है हमारी। ये हमारी जिम्मेदारी है। जीएसटी देश का बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस। इसको सफल बनाना है, वी हैव टू मेक इट। अब कैसे बनाना है, मिल के बनाना है। शादी हो चुकी है, अब तो एंजॉय करना है और उसे एकदम लवेबल वे में आगे लेके जाना है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जीएसटी में, जो मुझे लगा कि चीजें क्या करेक्ट हो सकती थी। पहले तो लॉ की बात कर लीजिए आप। अगर आप लॉ की बात करेंगे ना, तो हम सबने ऐसा लॉ एक्सपेक्ट किया था कि इस लॉ के अंदर सारी चीजें वो होंगी जो हमने सोचा था। पर लॉ के अंदर हमने कई ऐसी चीजें देखी, पहले तो हमने पढ़ी नहीं थी। जब ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी लॉ आया, कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। जब आ गया तब हमने लॉ के प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट किया। जब हमने लॉ के प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट किया तो पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इंटरेस्ट का ही ले लीजिए। जो इंटरेस्ट हमें डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर जमा करना पड़ता है, लॉ की ड्राफ्टिंग देखिए, लॉ ने क्या बना दिया कि इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स के ऊपर लगेगा। प्री जीएसटी या कोई भी आप टैक्सेशन लॉ उठा लीजिए, इंटरेस्ट की लायबिलिटी नेट टैक्स लायबिलिटी पे आती है। मेरी अगर 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है और 80 लाख रुपए मेरे पास ई क्रेडिट लेजर में पड़े हैं, मुझे कुल 20 लाख रुपए ही तो देने हैं, तो इंटरेस्ट 20 लाख रुपए पे लगना चाहिए, 1 करोड़ पे नहीं लग सकता। पर लॉ की ड्राफ्टिंग में उन्हें 1 करोड़ कर दिया और उसको करेक्ट करने के लिए उनने 3.5 साल से 4 साल ले लिए उसको करेक्ट करने के लिए। कई बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किया, फिर रिट्रोस्पेक्टिव करेक्ट। अरे हम वो ऐसा लॉ बनाए क्यों जो लॉ लॉजिकली करेक्ट नहीं है। अब एक और चीज एग्जांपल मैं आपको दूं, टैक्सेबल इवेंट किसी भी लॉ का एक बैकबोन होता है, राइट। अगर आप सेंट्रल एक्साइज की बात करें, सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। टर्म मैन्युफैक्चर डिफाइंड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 70 years ago, बट आज भी आप देखिए
आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज के जो डिस्प्यूट हैं वो इसी पे आते हैं, वेदर एक्टिविटी अंडरटेकन इज ए मैन्युफैक्चर और नॉट डिस्प्यूटेड। तो जीएसटी में मुझे क्या करना था? जीएसटी में मुझे अपने टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या है, सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई की डिफिनीशन को आप ऐसा तो बनाते जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कोई डाउट नहीं हो। आप अगर सप्लाई की डिफिनीशन को ओपन एंडेड छोड़ देंगे और फिर कहेंगे जीएसटी इज ए गुड एंड सिंपल टैक्स, नहीं सर, नहीं हो सकता। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स, डिफाइन ही नहीं किया कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। पहले डिफाइन तो कर देते हैं कि सप्लाई का मतलब क्या है, फिर बोलते हैं इंक्लूड्स। तो आपने पहले सब्जेक्टिविटी रखी, फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन डाल दी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इतनी बड़ी लाइन लिखने के बाद आपने इसको और आगे एक्सटेंड किया। तो मैं तो पहली बात यही रखना चाहता हूं कि कम से कम जो टैक्सेबल इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे तो सिंप्लीफाई कर देते। दूसरी बात आपके सामने रखूं, किसी भी लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फ्रॉम द बैक डेट कभी भी अप्रिशिएटेड नहीं होती। अभी आप देखिए इस यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज डबल ए, एक नया सबसेक्शन टू डन अवे द कैलकाटा क्लब, रांची क्लब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइडलाइन करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, सर्विसेज ऑफ क्लब टू इट्स मेंबर्स with retrospective date from July 1, 2017। मेरा से इतना ही है कि आप जब कोई चीज प्रोविजन चेंज करना चाहते हैं उसे प्रोस्पेक्टिव डेट से कीजिए। ठीक है, आप नहीं मानना चाहते इस पोजीशन को, आप चाहते हैं कि इस पे जीएसटी लगना चाहिए, मेक इट प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव क्यों कर रहे हैं आप इसको? रिट्रोस्पेक्टिव से लास्ट 4 साल में किस टैक्स पेयर ने क्या बिजनेस कॉल ले रखा है, उसने किसी से कलेक्ट भी नहीं किया होगा जीएसटी ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, और आपने कह दिया रिट्रोस्पेक्टिव डेट से एप्लीकेबल है। इज इट रियली गुड? आई डोंट थिंक इट इज गुड। एक और एग्जांपल इसमें ड्रॉ करके आपको दूं, एंड जिसके लिए लिटिगेशन भी, इवन सो कॉज नोटिस इशू होने लगे। मैं तो सोच ही नहीं सकता, एक क्लाइंट कल मेरे पास आता है, उसने चाइना से यूएस में सप्लाई की है, फ्रॉम चाइना टू यूएस, यूएस में उसे कस्टमर मिल गया, चाइना में उसे सप्लायर मिल गया, उसने चाइना से यूएस डायरेक्टली माल भेज दिया, रेवेन्यू उसके इंडिया के अकाउंट में आएगी क्योंकि इंडिया से उसने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। बट क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। पैरा 7 एंड पैरा 8, हाई सी सेल, इन बॉन्ड सेल एंड मर्चेंट ट्रेडिंग आउटसाइड इंडिया, तीनों को शेड्यूल 3 में 1 फरवरी 2019 से डाला गया, अमेंड किया गया। अब क्वेश्चन है कि प्रायर टू 1 फरवरी 2019 आप जीएसटी लगा भी सकते हैं इस ट्रांजैक्शन पे? नहीं लगा सकते। पर डिपार्टमेंट लॉ को कैसे रीड करता है, नहीं नहीं बिमल जी, ये 1 फरवरी 2019 से डाला गया है, इसलिए इससे पहले जीएसटी लगेगा। इसको कौन समझाए कि सर चाइना से यूएस जा रहा है माल, और जीएसटी लॉ बोलता है, पहला सेक्शन 1 जहां जीएसटी स्टार्ट होता है बोलता है इट इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। अब बाहर के ट्रांजैक्शन को कैसे टैक्सेबल कर लेंगे? हाँ ठीक है, उसने उसको अमेंड कर दिया, और कोई भी अमेंड क्लैरिफिकेटरी हो तो ऑलवेज विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट, सटल लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें डाउट किस चीज का? बट समझ से बाहर आ जाती है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट मैं इसमें डालूं जिसमें मैं नहीं, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में आपको ले चलता हूं, डिवीजन बेंच के 2 मेंबर अलग अलग राय रखते हैं एक ही जजमेंट के ऊपर, दोनों ने अपनी अलग अलग बात रखी। क्यों रखी? हम कॉन्सेप्ट से भटक गए हैं। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, हम सब मानते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मैं इंडिया में हूं, मुझे कोरिया के सप्लायर ने कहा, कोरिया के सप्लायर ने, विमल जी आप इंडिया में मेरा मार्केट डेवलप कर दो, इंडिया में मुझे कस्टमर बेस दिलवा दो, मैं उनको माल सप्लाई करूंगा
और जो भी उस सप्लाई के ऊपर जो भी मेरा ट्रांजेक्शन बनेगा उस पर एक परसेंटेज आपको दूंगा। बिमल जैन रजिस्टर्ड इन इंडिया, फॉरेन सप्लायर जो कोरिया में है उसके लिए मार्केट डेवलप करता है, कस्टमर आइडेंटिफाई करता है, फॉरेन सप्लायर्स को माल सप्लाई करता है। अब मुझे एक अमाउंट मिलना है, उसको कमीशन कह लीजिए आप कि कमीशन है, मैं इंटरमीडियरी हूं। मान लीजिए इंटरमीडियरी मींस हु इज अरेंजिंग एंड फैसिलिटेटिंग transaction between two person, foreign supplier and ultimate customer. I'm intermediary, no denial. अब आप मुझे बताइए, मैंने यहां बैठ के किसके लिए सर्विस दी? फॉरेन सप्लायर के लिए। किसको मिली? फॉरेन सप्लायर को। एडवांटेज किसको हुआ? फॉरेन सप्लायर को। मुझे मनी भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला है। अगर जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो अल्टीमेटली ये बाहर गया है, एक्सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आना चाहिए। बट आपने प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी में एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया आईजीएसटी एक्ट में कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। यानी आपने लॉ को, और ये लॉ ऐसा है कॉपी पेस्ट प्रोविजन, ये चेंज सर्विस टैक्स में हुआ था 1 अक्टूबर 2014, उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया जीएसटी में। अगर आप पास्ट लीगेसी को जीएसटी में एज सच कॉपी पेस्ट करेंगे विथ बियॉन्ड योर ऑब्जेक्टिव क्लॉज, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब 18% में लगाऊंगा जिसकी क्रेडिट फॉरेन सप्लायर को मिलनी नहीं है, कोई डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस मिसिंग, कॉम्पिटिटिवनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कैसे बढ़ेगा? अगर टैक्सेशन पॉलिसी हमारी उसके हिसाब से अगर आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये बढ़ेगा कैसे? कैसे कंड्यूसिव होगा? तो मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जिस थीम से हम स्टार्ट करते हैं, एक प्रियम्बल होता है, हम तय करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ऐसा जीएसटी लेके आएंगे जो जीएसटी वुड बी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सप्लाई चेन बड़ी स्मूथ रहेगी। बट अगर आप उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन लॉ के अंदर जाके डाल देंगे, लॉ के अंदर जाके डाल देंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव जो प्रियम्बल का है, और देखिए इतनी रिट फाइल हो रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 मेंबर डिवीजन बेंच के अलग अलग हो जाते हैं। एक मेंबर बोलते हैं नहीं मैं लॉ को नहीं मानता, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी को नहीं मानता, जीएसटी अगर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। एक बंदा बोलता है, एक मेंबर बोलते हैं कि नहीं जो लॉ में लिखा है वही मानना पड़ेगा। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो मेरा प्रियम्बल था, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी जब रीड करते हैं ना तो प्रियम्बल से रीड करते हैं। कोई भी आर्टिकल विदाउट प्रियम्बल ड्रॉ नहीं हो सकता, कहीं से ड्रॉ होता है। हमारे जीएसटी में प्रोविजन है नहीं है, रूल बन जाते हैं और रूल से हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप एक्ट में प्रोविजन तो बनाइए। देखिए एक दूसरा जो एस्पेक्ट है, मैं 10 मिनट 15 मिनट से मैक्सिमम नहीं लूंगा। मनोज जी 15 मिनट अलाउड है मुझे? आप अनम्यूट। नहीं सर, ले सकते हैं आप, आराम से 15-20 मिनट लीजिए। 15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आज पहले दिन कोई क्लास चालू नहीं करना चाहता। मैं आज आपके सामने आपके माइंड को इग्नाइट करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं सारी चीजें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे माइंड में? मेरे माइंड में ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि मैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएसटी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अब देखिए जब हमने एक्सपोर्ट की बात की, अभी हमने डिस्कस किया कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? एक्सपोर्ट के लिए यूनियन बजट 2021 में एक और प्रोविजन किया गया। क्या प्रोविजन किया गया आपको मालूम है? मैं आपको 2 चीजें आपके सामने रखता हूं। पहली चीज मैं आपके सामने रखता हूं, व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग, 2 ट्रांजैक्शन 0 रेटेड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या मैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करूं, एलयूटी एग्जीक्यूट करूं और रिफंड ऑफ आईटीसी लूं, और दूसरा है ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जिसपे एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। पर दोनों स्कीम में, दोनों ऑप्शन में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मालूम है? अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फॉलो किया एलयूटी एग्जीक्यूट करके,
उसमें कैपिटल गुड्स की जो क्रेडिट होती है उसका रिफंड नहीं मिलता। अरे एक्सपोर्ट तो दोनों है, आपने ऑप्शन में दो चीजें क्यों कर दी? आईजीएसटी में आप उसको कैपिटल गुड्स का बेनिफिट देते हो, लेकिन जब वो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जाता है तो आप उसे कैपिटल गुड्स के क्रेडिट का रिफंड नहीं देते। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये थॉट प्रोसेस आया कहां से, थीम क्या है, किस थीम में आपने इसको अलग कर दिया। और दूसरा देखिए, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इस बार के बजट में क्या प्रोविजन बनाया गया है मालूम है? इस बार के बजट में यह प्रोविजन बनाया गया है कि आईजीएसटी पे जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ नोटिफाइड टैक्स पेयर को मिलेंगी, हर किसी को नहीं मिलेंगी। वो नोटिफाई करेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि वो अब कर्टेल करने वाले हैं। और नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही आप आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आप इन जनरल नहीं कर पाएंगे। यानी गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया कि आने वाले टाइम में आईजीएसटी का रूट है उसे वो रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, नोटिफाइड सप्लायर या नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। तो मेरे मन में एक बात जागी, मैंने कहा फिर आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात जो कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ेगा विद दिस काइंड ऑफ कर्टेलमेंट? हाँ, मुझे ये समझ में आता है कि आपने ये प्रोविजन इसलिए डाला है कि आपको कहीं पे टैक्स इवेजन, टैक्स इवेडर्स वाले लोग दिख रहे हैं, आप उनको रोकने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं। पर उनको रोकने के लिए आप जनरल जो पॉलिसी होती है, एक वाइडर जो पॉलिसी होती है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? अगर आप उसको रोकने लगेंगे तो मेन थीम है, मेन ट्रैक है, वही रुक जाएगा। आप उनको कंट्रोल कीजिए, चेक कीजिए, मैकेनिज्म बनाइए, बट उनको ध्यान में रखते हुए आप पूरा मेन लाइन को ही बंद कर दीजिए, मेन कोर्स को ही बंद कर दीजिए, मेन थीम को ही बंद कर दीजिए। नॉट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल। एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूं जीएसटी क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरह से आत्मा है, सोल है किसी भी टैक्सेशन सिस्टम की। और सिंपल क्या होना चाहिए मालूम है? मैं अपने परचेज के ऊपर जो पे करूं उसकी मुझे क्रेडिट मिल जाए विथ नो राइडर, नो राइडर, उसकी क्रेडिट मिल जाए एंड आई कैन यूज दिस क्रेडिट फॉर डिस्चार्जिंग माय आउटपुट टैक्स। सिंपल तो ये होना चाहिए था, पर आपने मींस गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की, कितनी तरह की चीजें आज की डेट में आज हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। प्रोविजन कुछ, रूल के जरिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन ले आते हैं, रूल 36 सब रूल 4, रूल 86 से रूल 86 बी, और आप बार करना चालू कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन। अगर परचेज पे क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन आप करने लगे बाय वे ऑफ रूल जिसका प्रोविजन एक्ट में नहीं है, कैसे सस्टेन करेगा? एंड इस लिटिगेशन को कौन इनवाइट कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं एक दो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूं। बार बार ये लोग कहते हैं कि जीएसटीआर 2A और 2B एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी और हमारी क्रेडिट 2A और 2B पे डिपेंडेंट है। मैं कहता हूं 2A और 2B पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि सप्लायर है, सप्लायर ने अगर गलत जीएसटी नंबर डाल दिया तो 2A में नहीं आएगा। सप्लायर ने अगर B2B सप्लाई B2C में दिखा दी, आपको नहीं दिखेगा 2A 2B के अंदर। सप्लायर ने अगर इंटरस्टेट सेल किया है और इंट्रास्टेट दिखा दिया, आपके जीएसटी नंबर में नहीं जाएगा। ऐसी कई चीजें। तो 2A 2B आया कहां से? बाय वे ऑफ रूल। और एक लॉ की इंटरप्रिटेशन में आपको समझाऊं, अगर एक लॉ के इंटरप्रिटेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये 2A 2B कुछ है ही नहीं, और मैं भी यही कह रहा हूं 2A 2B कुछ नहीं है, रूल 36 सब रूल 4 ये सब कुछ नहीं है। देखिए अभी बजट में, यूनियन बजट 2021 में उनने एक पांचवी कंडीशन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 4 कंडीशन तो हैं आज की डेट में। आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, you must have received goods and services, your supplier must have paid taxes, and as a recipient you are filing regular return। एक पांचवी कंडीशन ऐड की। पांचवी कंडीशन को अगर आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे फिर इस रूल का कोई मतलब ही नहीं है, जीएसटीआर 2A 2B का कोई मतलब नहीं है। सब क्लॉज AA अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक सब क्लॉज AA नोटिफाई होगा, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, एक प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है। ये क्या बोलता है? जिस इनवॉइस एंड डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं,
उसको सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में चढ़ाना है। चढ़ाना है इसका मतलब वो आपके 2A में आएगा या 2B में आएगा, एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम सप्लायर टू द रिसिपिएंट, सप्लायर टू द रिसिपिएंट। यानी ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, नोटिफाई होगा, अभी तक नहीं आया। जब नहीं आया तो पास पीरियड के लिए 2A 2B का नाटक क्यों? आप अपने सिस्टम को रोबस्ट कीजिए। मैं एक और एग्जांपल आपको ड्रॉ करूं जिस पे पैन इंडिया आज की डेट में परेशान है। आप मेरे बायर हैं, मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, मैंने आपको सप्लाई किया, अर्चना जी बैठी हुई है सामने, अर्चना जी को ही मुंबई के लिए मैं अपना बायर बना देता हूं कि अर्चना जी ने मुझसे दिल्ली से मुंबई माल खरीदा, उनने मुझे वैल्यू भी 10 लाख रुपए की वैल्यू थी और आईजीएसटी था, पे कर दिया। अब मैंने आईजीएसटी जमा नहीं कराया, मैं डिफॉल्टर हूं, सप्लायर डिफॉल्टर है। आप क्या अर्चना जी को, रिसिपिएंट को पेनलाइज कर देंगे फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर? इसने इवन आफ्टर कलेक्टिंग जमा नहीं कराया। मेरा पहला पॉइंट ये होगा, दोनों को रजिस्ट्रेशन आपने दिया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है। आप पहले बिमल को पकड़ो, सप्लायर को जो डिफॉल्टर है। आप इसको तो पकड़ते नहीं हो, रिसिपिएंट के पास पहुंच जाते हो और उससे बोलते हो तेरी क्रेडिट गई, तू टैक्स दे और इंटरेस्ट भी दे और पेनाल्टी भी दे। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं, अर्चना जी को कहां मालूम था कि बिमल टैक्स जमा ही नहीं कर रहा जब तक जीएसटीआर 2A नहीं आया था? जीएसटीआर 2A समटाइम इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 आया है। इससे पहले ना तो अर्चना जी को मालूम था, ना टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम था कि बिमल इवन आफ्टर कलेक्टिंग जमा नहीं करा रहा। 2A में तो पहले ये इंफॉर्मेशन भी नहीं आती थी कि सप्लायर टैक्स जमा नहीं कर रहा। तो 2A जब आया तो 2A का जो पहले का पीरियड है जिसमें अर्चना जी का कोई दोष नहीं है, और ये 2A आना कब से था? जुलाई 17 से। इनने कहा था कि मेरा जीएसटी का रोबस्ट सिस्टम होगा, रोबस्ट सिस्टम जिसमें सारी चीज ऑटोमेटेड होगी, मेरा आईटीसी मैचिंग एक मशीनरी प्रोविजन पे एग्जिस्ट करेगा। 30 सेक्शन 37, 38, 39, 41, 42 आप इन आइसोलेशन रीड नहीं कर सकते, आपको इन कंजंक्शन एक दूसरे के साथ रीड करना पड़ेगा। अब अर्चना जी के पास 2A आपने दिया ही नहीं, 2A आपने दिया ही नहीं, और उनको मालूम भी नहीं कि बिमल ने पैसा कलेक्ट करने के बाद जमा नहीं कराया, और फिर आप रिसिपिएंट और बायर से बोलते हो मैं क्रेडिट नहीं दूंगा तुझे। एक लीगल मैक्सिम है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया। इसका मतलब होता है यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। अरे उनके पास क्या मशीनरी थी? आपके जीएसटी लॉ में था कि आप 2A देंगे, आपने 2A नहीं दिया। अर्चना जी बिंग रिसिपिएंट, उनका क्या दोष है? रिट पिटीशन फाइल होती है प्री जीएसटी में, अगर आप जाएं तो ऐसे जजमेंट सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने केके इंडस्ट्रीज लिमिटेड सैनवेट के केस में कहा कि आप डिनाई नहीं कर सकते। अराइज इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, सिमिलर, you cannot deny credit to the recipient and buyer for the fault of supplier। SLP फाइल हुई, गॉट डिसमिस, मैरिट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बट मैक्सिमम हाई कोर्ट एक्सेप्ट मुंबई हाई कोर्ट उसने एक कॉन्ट्ररी जजमेंट दिया। बट जीएसटी में एक जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट से, डीवाई बेथल इंटरप्राइजेस, यही थीम बोलता है कि अगर डिफॉल्टर सप्लायर है, पहले सप्लायर को पकड़ो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी इंक्वायरी करो। आप पहले रिसिपिएंट के पास कैसे पहुंच जाते हैं? रिसिपिएंट तो तब होगा ना कि जब दोनों कैनिवेंस में है, और अगर मैं ट्रेसेबल हूं और मुझे रजिस्ट्रेशन आपने दिया है, आप पहले मुझे पकड़िए। तो ये कॉम्प्लिकेशन कौन क्रिएट कर रहा है? अगर जीएसटी को सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट किसने रोका था? आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसने कहा सीमलेस होगा। क्या सीमलेस है? आपने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 एक बना दिया, एक एक अपने नेगेटिव लिस्ट का एक चार्ट बना दिया। बिमल, इवन दो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। एक मैं एग्जांपल आपको ड्रॉ करूं, आप मान लीजिए अपनी फैक्ट्री या ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवाइए, अपना होटल, मान लीजिए आप होटल और मॉल बनवाना चाहते हैं, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं। अब मैं जीएसटी चार्ज करूंगा इसके ऊपर। अब जो जीएसटी मैं चार्ज करूंगा, आपको क्रेडिट मिलेगी क्या? एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी।
क्रेडिट नहीं मिले। अरे क्यों नहीं मिलेगी? बिना ऑफिस के मैं काम करूं, बिना फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग करूं, बिना मॉल के लेटिंग आउट हो सकती है क्या? और बिना होटल के मैं एकोमोडेशन दे सकता हूं क्या? आपने बस बारिंग कर दिया। अरे बारिंग करने से पहले आप थीम को डिस्कस तो करते। आपने बारिंग क्यों? आई नो दैट एक एक स्कूल है वो ये बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि बाहर है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी क्यों चार्ज कर रहे हो? आप थीम को तो सेम लाइन पे लेके आइए, तभी जाके वो चीजें सिनर्जी क्रिएट होगी। अब मेरे कोविड-19 में मैंने एम्प्लॉय को सैनिटाइजर दिया, मैंने ड्रग्स दी, मैंने मेडिसिन दी। कई बार मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कई आइटम देता हूं ऑन अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर माइलस्टोन। तो जब मैं माइलस्टोन देता हूं तो वो गिफ्ट नहीं है, इट इज ऑल इन द प्रोसेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? क्रेडिट 100% मिलनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव है 100% मिलनी चाहिए, पर नहीं है। तो मैंने आपको कुछ ब्रॉड पैरामीटर टच किए। अब लास्ट थोड़ा कंक्लूड करूंगा 5 मिनट के अंदर। जीएसटी क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसके और क्या रीजन है? सबसे पहले जो सर्कुलर, प्रेस रिलीज और ट्विटर, आजकल तो ट्विटर सबसे पहले आता है, और ट्विटर अब ऐसा हो गया है, सब सारे सारे महागुरु ट्विटर पे हैं, इंक्लूडिंग बिमल जैन। तो आप हंस लीजिए, मेरे ऊपर भी हंस लीजिए, क्योंकि कुछ डिस्कशन वो 3 लाइन के अंदर कंक्लूजन। अरे 3 लाइन के अंदर कौन क्या समझेगा? आप उसको ब्रॉड बेस तो कीजिए। और सबसे पहले आप ट्विटर पे लेके आ जाते हैं, ट्विटर पे डाल देते नोटिफिकेशन विल फॉलो। अरे मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैं ऑलवेज किसी भी लॉ में मैंने ये देखा है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। प्रेस रिलीज और वो आजकल ट्विटर का तो हाल ये है, और एक आ गया है व्हाट्सएप, जिसमें कॉपी पेस्ट, इसका यहाँ पेस्ट कर, उसका वहां पेस्ट कर, इसका वहां डाल, इसका यहाँ डाल। मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता है, मैं जीएसटी पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, मुझे कई बार यही समझ में नहीं आता। तो कई बार मुझे ये समझने की कोशिश करनी पड़ती है, यार यही प्रोविजन है ना, क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पे लिख दिया है कुछ, तो मुझे ही डाउट हो जाता है कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा हुआ, ला बुक खोल के देखूं। तो सर ये इस तरह से जीएसटी इवॉल्व नहीं हो सकता। और रूल, आप रूल के बेसिस पे आप प्रोविजन ऑफ द एक्ट ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने रूल, जीएसटीआर 3 और 3B, कितना बड़ा डिस्प्यूट है। 3B सेक्शन 39 में रिटर्न है या नहीं है? गुजरात हाई कोर्ट ने कहा नहीं है रिटर्न। इनने क्या किया, विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट 3B को सेक्शन 39 का रिटर्न बना दिया। अरे पहले आप महागलती करते हो, और महागलती के बाद महागलती करते हो, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपने जीएसटीआर 2 और 3 इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब उसका खामिया बेचारा, गलती सारी तुम्हारी। जो मैडम हमारी हैं झगड़ा करके जा रही है, सारा दोष मुझे ही देके जाए, गलती सारी तुम्हारी, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम में हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं। एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग की तो विडंबना ये है, स्टेट स्पेसिफिक है। एक ही सब्जेक्ट मैटर पे आप 3 स्टेट के रूलिंग के पास चले जाइए, एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। इवन सोलर पावर, सप्लाई ऑफ सोलर पावर पैनल विथ इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन, जिसमें मेजर सप्लाई 90% सोलर पावर पैनल की होती है। प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है 90%, मैं कह रहा हूं, बट एक स्टेट बोलती है 5%, एक स्टेट बोलती है 18% वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर गवर्नमेंट आके बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, और एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर देता हूं। 70% गुड्स की है, 30% सर्विस, और 90% वो सोलर पावर पैनल है। तुमने किया क्या? क्या, मुझे तो अब तक ये चीज समझ में नहीं आती। आप लॉ के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं, रूल को आपने, एक चीज बताऊं, एक बाप और बेटा, बेटा ऑलवेज बाप से पावर ड्रॉ करता है, तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज अ फादर एंड रूल आर सन। सन कैन नॉट ड्रॉ द पावर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जब तक कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट ना दे। आप बाय वे ऑफ रूल सारी चीजें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम जीएसटी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। और एक कॉन्ट्रेरी जो एडवांस रूलिंग आती है, हमने कहा नेशनल एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आप बना दो, पेंडिंग है। ट्राइब्यूनल बना दो,
पेंडिंग है, उसमें आप टेक्निकल मेंबर जो है सेंट्रल स्टेट, उनको आप प्रिविलेज दे देते हैं। तो होगा कैसे? आप चीजों को अगर लिंगर ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वहां रिट फाइल करनी पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव टैक्स पेयर का ये नहीं होता कि वो लिटिगेशन बढ़ाए, टैक्स पेयर भी चाहता है, उसकी भी मंशा है कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बने। अब आप थोड़ा सा लास्ट प्रोविजन देख लीजिए, सर्च, सीजर, अरेस्ट प्रोविजन, प्रोविजनल अटैचमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा, इट्स अ पीटी, आई मस्ट से इट्स अ पीटी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट ड्रैकोनियन इन नेचर है। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट की वजह से भी नहीं बोल रहा, किसी टैक्स पेयर की वजह। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रोविजन ड्रैकोनियन इन लॉ हैं, ड्रैकोनियन इन नेचर। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब तो आंखें खुलनी चाहिए। अगर अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब तक कौन समझाएगा कि गलती किसकी है? तो मैं थोड़ा समराइज कर दूं, बहुत सी चीजें थी, रिकवरी प्रोसीडिंग, सो कॉज नोटिस, बहुत सी बातें करना चाहता, मन तो था खुल के और भी बोलूं, और मन में जो आ रहा था कि मैं अपनी सारी बात आप सबके सामने रखूं, लेकिन समय की एक नीड और नेसेसिटी होती है। मुझे जितना समय मिला और जितना समय मुझे दिया गया, मुझे कहा गया था बिमल जी आपको हम एक रीजनेबल 1 आवर का टाइम देते हैं, इनॉग्रल आप ही कर रहे हैं, तो कुछ थीम क्रिएट कर दीजिएगा, कुछ इग्नाइट कर दीजिएगा लोगों का माइंड कि हाँ जीएसटी में बहुत कुछ है, इस ओलंपियाड में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए मैंने अपनी व्यू पॉइंट को बहुत क्लियरली आपके सामने डिस्कस किया। मैं थोड़ा क्रिटिक्स हो सकता हूँ, कई लोग मुझे मान सकते हैं कि बिमल ने कुछ क्रिटिक्स वे में कई चीजें कही है, पर क्रिटिक्स का मतलब ये नहीं होता, क्रिटिक्स का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कई बार हम अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कुछ अच्छा करना तो कुछ ऐसे लोग अपने आसपास रखने चाहिए जो हमें बताएं कि मेरे अंदर क्या कमी है, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अपने आप को मान लूं मैं सर्वे सर्वा हूं, कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग तो मेरे बगल में होने चाहिए जो मुझे आगे से पीछे से आगा करे, बिमल संभल जा, बिमल सुन ले, तभी तभी जीएसटी आगे बढ़ेगा। तो मेरी तो सबमिशन गवर्नमेंट से यही होगी कि सर आप थोड़ा सा अपना आंख कान खोलिए, आप हमें अपना भाई मानिए, हम भी जीएसटी को सफल बनाना चाहते हैं। आप हमारी बातों को सुनिए तो सही, वो मौका तो दीजिए। हर एक टॉपिक पे मैंने तो कहा है, हर सेशन के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, वो पॉइंटर क्रिएट करेंगे मनोज जी, हमारा टेक होगा, हम एक पेज बनाएंगे हर सेशन वाइज, जिसमें ओपन पॉइंट जितने होंगे उनको समराइज करेंगे, फिर गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि ये हमारे व्यूज हैं, ये हमारे वर्सन है, और हम ये करेक्शन चाह रहे हैं आपसे। अगर आपको समझना है तो हमारे पास कई डेलीगेट, कई स्पीकर्स हैं जो आपके पास आके उस पॉइंट को समझा सकते हैं। तो मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा, एक बड़ी शुरुआत, जीएसटी में 45 स्पीकर एक ही प्लेटफॉर्म पे, मैंने सोचा तो नहीं था कभी भी। और अभी तो भरमार क्लासेस चल रही होती है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। 45 स्पीकर अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और अब आप अपना 2 घंटे का टाइम निकालें, तो वो आपको एडवांटेज देगा कि कम से कम एक रिवीजन अच्छा सा हो जाएगा। हम सीए के डेज में चले जाए ना, और मैं जीएसटी छोड़ दीजिए, हम जिस प्रोफेशन में है ना, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तब तक हमारा नॉलेज ब्रश नहीं होगा। अगर हम ये मान लें हम एक्सपर्ट हो गए, सर नहीं, मैं तो अपनी बात रखता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे क्यों आप गुरु कहते हैं, मत बोलिए गुरु। मैं तो अभी भी वही बच्चा बना रहना चाहता हूं, नटखट बच्चा, जो आपसे भी सीखना चाहता है, आपके प्यार को पाना चाहता है, आपके लव एंड अफेक्शन को पाना चाहता है। गुरु बन जाऊंगा तो कहीं आप ऊपर बैठा देंगे, फिर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। मुझे आपके साथ ही अपना जीवन जीना है, जहां मैं आपको समझ सकूं और आप मुझे समझ सके। मुझे तो आपके साथ मिलके ही आगे चलना है। अगर यही थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट का आ जाए, आई एम श्योर
जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बन जाएगा। बट थैंकिंग ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना समय निकाला, मुझे सुना, जितना भी मुझे समय मिला मैंने कोशिश की आपके सामने। एक पिक्चर की होती है ना, पिक्चर की एक पहले ट्रेलर आता है, पिक्चर बाद में आती है, तो एक ट्रेलर को मैंने आज आपके सामने डालने की कोशिश की कि ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी, तो वो मैंने डालने की कोशिश की। आई एम श्योर आपको ट्रेलर देख के मजा आया होगा, ट्रेलर देख के आपको लगा होगा यस, हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, विमल जी ने टच कर लिया, विमल जी ने हाथ लगा दिया वहां पे। एंड विथ माय हम्बल सबमिशन, मुझे अपना साथी मानिए, अपने साथ मानिए, मुझे इतने ऊपर मत बैठाइए कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आपका प्यार, लव एंड अफेक्शन, योर ब्लेसिंग, योर गाइडेंस। और आप बेफिक्र रहिए, मैं बड़ा ओपन एंडेड हूं, मुझे कुछ बताना है तो मुझे आप बताइए कि बिमल जी यहाँ करेक्शन हो सकता है, ये चीज हो सकती है। अगर बिमल में भी करेक्शन बताना है ना तो बिंदास बताइए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यही तो चाहता हूं, हम सब मिलके ओपन एंडेड हो, थोड़ा सा सोचे, सोचने का तरीका बदले तो बाकी जीएसटी जो देश का बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जरूर डेवलप होगा, जरूर सक्सेसफुल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं, कोविड है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जान है तो जहान है। तो वी आर पासिंग थ्रू कोविड-19 टाइम पीरियड, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप थोड़ा सा अपना, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। समय मिलेगा तो हम आगे और भी बिजनेस करेंगे, पहले हम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंकिंग ईच वन ऑफ यू एंड स्पेशल थैंक्स टू टीम जिनने ये ओलंपियाड 2021 जीएसटी ओलंपियाड, सो मनोज लांबा जी, संजीव अरोड़ा जी एंड ऑल 45 स्पीकर, एंड सुधीर जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सुधीर जी ने मुझे फोन किया, अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी। सुधीर जी ने मुझे फोन किया कि बिमल जी आपको मैंने स्पीकर लिस्ट में, शुरू में ऐसा था कि स्पीकर लिस्ट में नहीं देखा, मैं आपके बिना जीएसटी सोच भी नहीं सकता। सुधीर जी बहुत मेरा बहुत मुझे पॉजिटिव वे में वाइब्रेशन पास ऑन करते हैं। उनने मुझसे कहा बिमल जी ऐसा नहीं हो सकता, आपको आना पड़ेगा, इनॉग्रल आप ही से करवाना है जीएसटी का, आपसे ही जीएसटी हम सब एक दूसरे से जीएसटी सीख रहे हैं। बट सुधीर जी के वो वर्ड कि आपको आना पड़ेगा और आपको इनॉग्रेट करना पड़ेगा, और देन मनोज लांबा जी एंड संजीव अरोड़ा जी का इमीडिएटली कॉल आना और मुझे आज इनवाइट करना एज ए चीफ गेस्ट, एक प्रिविलेज है, एक प्रिविलेज है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हाँ मैं वो बंदा हूँ जो इतने बड़े जीएसटी ओलंपियाड का इनॉग्रेशन करूंगा। सो इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मैंने कोशिश की एंड धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Bimal ji, for your wonderful deliberations and a wonderful start of this GST Mahayag 2021. Thank you so much, sir. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरे को महागुरु ना बनाइए, गुरु ना बनाइए, शिष्य ही रहने दीजिए सर। लेकिन सर सीखने के लिए किसी को तो गुरु बनाना पड़ता है, किसी को ये बलिदान देना पड़ता है, और हम ये बलिदान आपसे ही चाहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा मनोज जी, दोस्त बनके भी हम अच्छे साथी बन सकते हैं, तो दोस्त बनके भी हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। और मुझे तो वो कॉलेज की पढ़ाई करनी है जहाँ पिंग करता रहूंगा, पोक करता रहूंगा और हम सब आपस में एक दूसरे को एंजॉय करेंगे। सर आपने कहा कि क्रिटिक्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं क्रिटिक्स आपके, एक गुरु के मुख से ये सुनना अच्छा लगता है। तो शिष्य बनना बड़ा आसान है, गुरु बनना मुश्किल है, तो मुश्किल काम ही हम आपको देना चाहते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कहा। मनोज जी, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, जब विमल यहाँ पे हो, इट्स अमेजिंग, फैंटाबुलस एंड मार्वलस। देखिए मैं तो हमेशा शुरू से कहता आया हूँ, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल। जिस तरह हम लोग डॉक्टर आहूजा को कहते हैं टैक्स गुरु डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, उसी तरह विमल जैन इज अनडिस्प्यूटेड टैक्स गुरु ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। And it is my proud privilege that I
He has enrolled himself as an advocate, and I stood as a referencer in bar council for him. Thank you very much. Thank you very much. Friends, he can speak endless on GST, and in a very short time, the way he gave a pura bird's eye view of GST in few minutes, it's stupendous, I would say. He has discussed all the nitty-gritties, the positivities, the negativities, and in a very simple language. The suggestions which he has given are worth to be noted, that out of this GST Manthan, this Olympiad, we should note down the 45 points and in a very short, and we should present it to the government. ये सब 45 speakers का निचोड़ है जी, और ये इसमें problems हैं which the taxpayer is facing, and they should ponder upon this seriously. I also want to say something. अब अगर मनोज जी ने आपके बारे में भी बोलेंगे अभी सर, नहीं, मैं खाली विमल जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा आप तो कि मैंने विमल जी को पूरा माइक संभालेंगे अभी सर। अभी नहीं, मैं विमल जी के बारे में कहना चाहूंगा कि when I saw Bimal ji start his career in service tax and grow up to such stupendous levels, I've seen him work incessantly as a young boy who came from Calcutta, and now he's become the emperor of GST in the north part of the country. This is what I wanted to say. These are very big words coming from Nanda Sahab. Nanda Sahab जो कि टॉप है चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी के, उनके मुख से अगर ये वाली बातें आती हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू. एंड लाइक मैंने देखा था, मैंने विमल जी को कंट्रीब्यूट करते हुए, पढ़ते हुए देखा है सर. मैंने तो इनको उन समय से देखा जब ये सर्विस टैक्स में घुसे थे. अपनी शेयर मेहनत के बल पर आज आए, हिंदुस्तान का सितारा बन गए. ही इज अ स्टार स्पीकर ऑल अक्रॉस द कंट्री. आई हैव सीन हिम. स्पीकर हु मेस्मराइजेस एवरीबॉडी. ही मेस्मराइजेस एवरीबॉडी, आई वुड से. एंड इट इज, अंग्रेजी में कहावत है साहब कि बिहाइंड एवरी वॉर दैट इज वन आर स्क्रीम्स ऑफ ऑर्फन्स एंड क्राइज ऑफ विडोज. हर मकबूल आदमी जिंदगी में बहुत कुर्बानियां देकर इस मुकाम तक पहुंचता है. इन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं और मेरे मद्देनजर दी है. मैं गवाही हूं, उनका जामिन हूं मैं. थैंक यू अरोड़ा साहब, आपने जो ये आज महायज्ञ की इनिंग्स ओपन करवाई है फ्रॉम मिस्टर बिमल जैन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, मतलब यही आपका रोल प्ले करेगा. 45 ये जो स्टार और 45 आगे आपने बुलाए हैं, तो उसके लिए बिमल जैन से ओपनिंग करवाना, इट्स अ वंडरफुल जॉब. एंड थैंक यू फॉर बिमल जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मैं भी आपका फायदा में मनोज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इससे पहले आज के इनॉग्रेशन फंक्शन का एंड करें, हमारे साथ मेरे बड़े भाई सीए चरणजोत सिंह नंदा, सेंट्रल काउंसिल मेंबर ICI, अवेलेबल हैं हमारे इस वर्चुअल डायस में. नंदा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है. समय के अभाव के कारण आपको हम लास्ट में जोड़ सके, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं. और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि नंदा जी भी उसी शहर से बिलोंग करते हैं जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ. नंदा जी और मैं यमुनानगर के वासी हैं, यमुनानगर के जन्मे पले बड़े हैं. तो नंदा जी, आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है. और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के इस इनॉग्रेशन फंक्शन के लिए आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें और हमारे इस GST महायज्ञ, जो भारत का सबसे बड़ा आई थिंक होने वाला GST का प्रोग्राम है, जिसमें 50 से ज्यादा स्पीकर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और एक से एक GST के लेजेंड हमने इनवाइट किए हैं. तो इसके लिए आपकी शुभकामनाओं के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं है सर. तो आप क्लोजिंग रिमार्क के साथ साथ अपनी ब्लेसिंग्स भी हमें बख्शें. विद दिस वर्ड्स आई हैंड ओवर द सेशन टू CA चरणजोत सिंह नंदा जी. प्लीज सर. थैंक यू लामा साहब. मैं सिर्फ एक शेर के साथ आज के इस प्रोग्राम के वैलिडिटी सेशन का पदार्पण करूंगा. एक शेर है उर्दू में बहुत बढ़िया कि अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता. गर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता. फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना कोई बिमल जी जैसा लाजवाब होता. थैंक यू.